वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुस्लिम ममालिक की सुस्ती और नज़रअंदाज करने से इसराइल के हौसले बुलंद। रोजाना गजा पर हो रहे हैं इसराइली फिजाई हमले। महलूकीन की तादाद हुई 28। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी, फौरी रिहा किया जाए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। खान ने कहा, मुझ पर बरसाए गए डंडे। रूस यूक्रेन जंग 15 महीनों बाद भी शिद्दत से जारी। अब यूक्रेन ने किया बड़ा दावा, कहा बाखमुत में रूसी फौज को 2 किलोमीटर तक पीछे हटा दिया गया। प्रोपेगेंडा फिल्म द केरल स्टोरी पर तनाज़ा जारी। बिल्कुल गलत मालूमात देने का इल्जाम सुप्रीम कोर्ट में। फिल्म के हामियों ने अर्जी दाखिल करते हुए अब थिएटर में सिक्योरिटी का किया मुतालबा। मस्जिद में एक हिंदू लड़की ने नमाज पढ़ने के लिए मांगी इजाजत। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दी सिक्योरिटी। और सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस के एक और सीनियर पुलिस ओहदेदार की बदजुबानी आई सामने। बागपत पुलिस के सीनियर ओहदेदार ने एक शख्स को दी इंतहाई गंदी गालियां। और अब पेश है खबरों की तफसील। एक तरफ इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों में महलूकीन की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है, तो वहीं आलम इस्लाम और मुस्लिम ममालिक की जानिब से जंगबंदी को रोकने में सुस्ती ने इसराइल के हौसले मजीद बुलंद कर दिए हैं। कल जुमेरात की शाम को इसराइल की जानिब से किए गए मुतादिद फिजाई हमलों में मजीद 7 फलस्तीनियों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 28 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के मिसाइलों से निशाना बनने के नतीजे में एक यहूदी आबादकार के हलाक होने, जबकि 7 दीगर के जख्मी होने की खबर है। इस हमले में जुनूबी तेल अवीव में एक रिहायशी इमारत को भी नुकसान पहुंचा। मकामी मीडिया ने इसराइली तिब्बी ज़राए के हवाले से बताया कि 7 यहूदी आबादकार जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत इंतहाई नाजुक बयान की जाती है। गजा से दागे जाने वाले बेशतर मिसाइलों को तो इसराइल ने आयरन डोम से तबाह कर दिया, ताहम कई मिसाइल की चपेट में आने से इसराइल की मुतादिद इमारतें, गाड़ियाँ और सड़कें तबाह हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों का दागा गया एक रॉकेट इसराइली खातून मिनिस्टर ओरोट स्ट्रोक की गाड़ी से 50 मीटर के फासले पर सदरोत में गिरा। ताहम रॉकेट हमले में इसराइली खातून वजीर महफूज रहीं, जबकि उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने जोर देते हुए कहा कि गजा पर हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। नेतन्याहू ने गजा पर हमलों के सिलसिले में कौम से एक खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक फ़ौजी ऑपरेशन की सूरत हाल से दो चार हैं।
हमारी फौज गजा पर शदीद हमले जारी रखे हुए है। गजा में इस्लामी जिहाद के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली अवाम को बताना चाहता हूँ कि हमारी ये जंग जारी रहेगी। इस दौरान इसराइली और फ़लस्तीनी गिरोहों के दरमियान ज़ेर मुहासरा गजा में जंग बंदी के लिए जारी मुज़ाकरात अल्तवा का शिकार हो गए हैं, जो कि मिस्र, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से उनकी मदद से किए जा रहे थे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नीप के तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ के सरबराह की रिहाई के लिए दरख्वास्त उनकी जमात के रहनुमा फवाद चौधरी ने बुध के रोज़ अदालत में दायर की थी। इस दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत के हुक्म पर इमरान खान को अदालत में पेश किया गया। इमरान खान ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद से हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के वक्त उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर डंडे बरसाए गए और मारपीट की गई। इमरान खान का कहना था कि उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया गया है। साहब कुछ कहेंगे? आपको 15 महीनों से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद रूस यूक्रेन जंग थमने के बावजूद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ऐसे में अब यूक्रेनी फ़ौज के कमांडर अलेक्जेंडर सिरस्की ने बताया कि बाखमुत महाज के बाज़ मकामात से रूसी फ़ौज 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। सिरस्की ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में यूक्रेनी फ़ौज के बाखमुत महाज पर जारी दिफाई ऑपरेशंस के बारे में बताते हुए कहा कि इस बारे में हमें एक कामयाबी मिली है। दुश्मन को बाज़ महाजों पर हमारी फ़ौज ने 2 किलोमीटर तक पीछे हटा दिया है। हमारी फ़ौज अपने महाजों पर दिलजमई से डटी हुई है और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक रही है। हम बाखमुत के लिए लड़ रहे हैं। जर्मन कार मैन्युफैक्चरिंग इदारे मर्सिडीज के एक प्लांट पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्विस एक 54 साला मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हंगामी कॉल्स मौसूल होने के बाद उसने मर्सिडीज प्लांट पर एक ख़ुसूसी ऑपरेशन किया। 2 हेलीकॉप्टरों और कई इमरजेंसी डॉक्टरों ने भी इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। इस दौरान मुतासरा मकाम को सील कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजूहात अभी तक वाज़ेह नहीं हो सके हैं। मुबैना तौर पर मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:45 पर मुतअद्दिद गोलियां चलाई गई। हलाक होने वाले दोनों अफराद की उम्र 42 साल थी। इटली के शुमारी शहर मिलानो के ऐन दरमियान में हुए धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद गाड़ियों में आग भड़क उठी। इस धमाके में एक शख्स जख्मी हो गया है। अतालवी मीडिया के मुताबिक ये शुभ जाहिर किया जा रहा है कि मिलान में धमाका ऑक्सीजन गैस के कंस्तर ले जाने वाली एक वैन में हुआ है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि इस वाक़े में कोई शख्स हलाक नहीं हुआ है। बांग्लादेश और म्यांमार में समंदरी तूफान मोचा ने खौफ पैदा कर दिया है। बड़ी तादाद में लोगों को गैर महफूज मकाम से मुंतकिल होने के लिए कहा जा रहा है, जबकि लाखों तूफान की वजह से घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं।
गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक दोनों मुल्कों के नशीबी इलाकों से लोगों का इनकला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान मोचा आइंदा 2 रोज़ में बांग्लादेश और म्यांमार के सरहदी साहली इलाके से टकराएगा। इस हवाले से हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान के बायस 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबर। प्रोपेगेंडा फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और सिनेमा देखने वालों के लिए सिक्योरिटी की मांग की गई है। साथ ही ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने के मामलात के खिलाफ कार्रवाई और दहशतगर्दी के मकसद से हिंदू और ईसाई लड़कियों की मुबैना स्मगलिंग को भी रोकने के लिए सख्त कानून की मांग की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि दी केरल स्टोरी में बिल्कुल गलत मालूमात दी गई है, एक मखसूस तबके को निशाना बनाया गया। वहीं कई माहिरीन का कहना है कि इंटरनेशनल आंकड़े ये बताते हैं कि पूरे केरल से सिर्फ 3 लड़कियां ऐसी थी जो कन्वर्ट होकर ISIS में शामिल हुई। इन 3 में से 2 लड़कियां पहले ईसाई थीं जबकि सिर्फ 1 लड़की हिंदू थी। बहरहाल पूरे मुल्क में दी केरल स्टोरी को लेकर तनाज़ात बढ़े हैं और समाज का एक बड़ा तबका इस फिल्म को समाज में नफरत फैलाने की अहम वजह मान रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक 22 साला हिंदू लड़की को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पुलिस सिक्योरिटी मुहैया कराने का हुक्म दिया। हिंदू लड़की ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिक्योरिटी मांगी थी। उसने कहा कि उसे कई हिंदू तंजीमों से धमकी मिल रही थी कि अगर उसने मस्जिद में नमाज अदा की तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड की नैनीताल बेंच ने उसे जुमेरात को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया और पूछा कि वो हिंदू होने के बावजूद मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ना चाहती है। इस पर लड़की ने बताया कि वो ना तो इस्लाम कबूल करना चाहती है और ना ही उसने किसी मुस्लिम से शादी की है, लेकिन पीरा कलियार मस्जिद जाने के बाद उसको वो जगह पसंद आई और इसी वजह से वो वहाँ पर नमाज अदा करना चाहती है। लड़की ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि वो पिछले 2 सालों से एक 35 साला दूसरे मजहब के शख्स के साथ रह रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। अगर आप दिल्ली की तरफ चलें, वहां राज्यपाल थे, यहां LG हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो याचकों ने उठाया हो, उसमें से एक भी मुद्दा उच्चतम न्यायालय ने नकारा हो याचकों के विरुद्ध। सबको माना है। और इसकी एक मूल बात है जो मैं आपको बता दूं। दिल्ली की सृष्टि की गई सिर्फ यूनियन टेरिटरी की हैसियत से नहीं, इसकी सृष्टि की गई एक विशेष एंटिटी के आधार पर, जो एक संघीय फेडरल एंटिटी है और सिर्फ एक ही ऐसी एंटिटी है भारत में जो संविधान के अंतर्गत बनाई गई है और यूनियन टेरिटरीज को ऐसा विशेष स्थान नहीं दिया गया संविधान के अंतर्गत। इसका दूसरा कारण क्या था? इसका दूसरा कारण था कि अनुच्छेद 239 और इत्यादि इत्यादि जो हैं, AA एक्सेट्रा, उनके अंतर्गत आपको सबसे ज्यादा स्वायत्त मिले, ऑटोनॉमी मिले, स्वायत्तता मिले। नंबर 3, इसका उद्देश्य था कि आप लोकतांत्रिक गणतांत्रिक चुनाव के आधार पर जो भी अपना मत रखना चाहते हैं उसको रखें। ये तीनों चीजों को इस गैर कानूनी असंवैधानिक व्यवहार द्वारा बीजेपी की केंद्र सरकार ने नगण्य बनाने का प्रयत्न बार बार किया है। मूल मुद्दा यह है दोस्तों, आज AP की सरकार है,
कल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हो सकती है, परसों बीजेपी की सरकार भी हो सकती है, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार न हो। किसी की सरकार हो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या दिल्ली के ढांचे में वो स्वायत्तता मिलेगी जो हमारे संविधान निर्माताओं, इस प्रावधान के निर्माताओं का संपूर्ण और एकाकी उद्देश्य था। उद्देश्य तो बना दिया, लेकिन उसको हमने कार्यान्वित करने में पूरी तरह से नगण्य कर दिया। दिन प्रतिदिन वहां पर राज्यपाल तो यहां पर एलजी ने हस्तक्षेप करके, असंवैधानिक हस्तक्षेप करके इस पूरे सिद्धांत को नगण्य किया है। उसको आज संतुलित रूप से हर पक्ष में, एनसीटी को जो विरोध कर रहे थे, एलजी का पक्ष, केंद्र सरकार के पक्ष को इस निर्णय ने निरस्त किया है। और ये दिल्ली की जीत है, दिल्ली के नागरिकों की जीत है, स्वायत्तता की जीत है, लोकतंत्र और गणतांत्रिक जो सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत आप एक विशेष संवैधानिक यूनियन टेरिटरी का नियंत्रण करते हैं, उसकी जीत है। और दोनों केसेस में एक बहुत बड़ा कानूनी, नैतिक, राजनीतिक, मौलिक तमाचा है बीजेपी में। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि बीजेपी ईडी के जरिए उन्हें भी शराब घोटाला मामले में फंसाने की साजिश रच रही है। अभी तक के हम लोगों की तरफ से ईडी को भाजपा के एजेंट के रूप में काम करना हम लोगों ने बताया था, वो सही साबित हो रहा है। जिस प्रकार से झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार को बदनाम करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ टिक नहीं पा रही है, तो ईडी को अपने एक अधीनस्थ संगठन की तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये जो षड्यंत्र है, अब ये प्रमाणित हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी का षड्यंत्र है। दूसरी बात यह है कि लगातार ईडी मीडिया ट्रायल के तहत प्रेस विज्ञप्ति वगैरह जारी कर रही है, और उसमें ये भी कहा गया है कि जो डिस्टिलर है वो सब एक्साइज ड्यूटी पटाए बिना शराब के विक्रय कर रहा है। अब सवाल उठता ये है कि यदि डिस्टिलर बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए यदि शराब बेच रहे हैं तो वो अपराधी बनेंगे कि गवाह बनेंगे? सवाल इस बात का है। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? फायदा तो उसको मिला, डिस्टिलर को, और उन्होंने यदि स्वीकार किया है जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल में जो बात आई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो उसको तो कुछ कर नहीं रहे, दूसरे लोगों को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है ईडी और डिस्टिलरों के बीच में साठ-गांठ हो चुका है, या भारतीय जनता पार्टी साठ-गांठ हो चुका है। और इसमें दाल में जरूर कुछ न कुछ काला जरूर है, तभी उनको गिरफ्तार नहीं किए हैं। नहीं तो ये तो किसी को भी उठा के ले जा रहे हैं, किसी गिरफ्तार कर रहे हैं। जो स्वीकार कर चुके हैं कि हमने बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब बेचा, तो सबसे पहले तो अपराधी वही हुए, तो उनको गिरफ्तार ईडी क्यों नहीं कर रही है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर समाजवादी पार्टी समेत प्रशांत भूषण व दीगर कई मशहूर शख्सियात ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें यूपी पुलिस के आला अहदेदार की जानिब से एक शख्स के साथ इंतहाई गंदी जुबान और गाली गलौज की जा रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तनकीद की जा रही है। प्रशांत भूषण ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि योगी जी के उत्तर प्रदेश के राम राज्य में बागपत पुलिस वालों का बर्ताव और उनकी जबान सुनिए। ये वो लोग हैं जो सीएम की शह पर अपने आप को कानून के ऊपर मानते हैं। हरामखोर कहीं का बाप अभी साले बीसों लाठी मार तू क्यों बोलेगा? तू कौन होता है बोलने वाला? हरामखोर साले, तू कौन है बोलने वाला? साले तू कौन है बोलने वाला? साले रुक जा, तू क्यों बोल रहा है? रुक जा, रुको, तू क्यों? रुक जा, रुको, तू क्यों साले समझा रहा है? साले रुक,
हरामखोर तू क्यों समझा रहा आप है? मेरी हरामखोर तू क्यों समझा रहा है? मैं हराम खोर हूँ। तुम क्यों समझा रहा मैं है? प्रत्याशी तू हूँ। अधिकारियों के बीच क्यों आया? मैं अधिकारी को तू अधिकारियों के बीच क्यों आया? आप क्या कह रहे हैं? बैठाइए इसको नालायक को, बैठाइए इसको, बैठाइए इसको नालायक को, बैठाइए इसको नालायक को, बैठाइए इसको, गाड़ी बैठाइए साले को, गाड़ी बैठाइए साले को, गाड़ी बैठाइए साले को, गाड़ी बैठाइए साले को। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मुस्लिम ममालिक की सुस्ती और नजरअंदाज करने से इसराइल के हौसले बुलंद। रोजाना गजा पर हो रहे हैं इसराइली फिजाई हमले, महलूकीन की तादाद हुई 28। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी, फौरी रिहा किया जाए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। खान ने कहा, मुझ पर बरसाए गए डंडे। रूस यूक्रेन जंग 15 महीनों बाद भी शिद्दत से जारी। अब यूक्रेन ने किया बड़ा दावा, कहा बाखमुत में रूसी फौज को 2 किलोमीटर तक पीछे हटा दिया गया। प्रोपेगेंडा फिल्म द केरल स्टोरी पर तनाज़ा जारी। बिल्कुल गलत मालूमात देने का इल्जाम सुप्रीम कोर्ट में फिल्म के हामियों ने अर्जी दाखिल करते हुए अब थिएटर में सिक्योरिटी का किया मुतालबा। मस्जिद में एक हिंदू लड़की ने नमाज पढ़ने के लिए मांगी इजाजत। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दी सिक्योरिटी। और सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस के एक और सीनियर पुलिस ओहदेदार की बदजुबानी आई सामने। बागपत पुलिस के सीनियर ओहदेदार ने एक शख्स को दी इंतहाई गंदी गालियां। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक के अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।